नमस्कार दोस्तों। क्या ओम बिरला नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या उपराष्ट्रपति आरएसएस और नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता पर उतर चुके हैं? और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार 100% बेईमानी पर बनी हुई है? और क्या राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने मां की गाली नहीं दी थी? जी हां। और ये सारी स्थितियां तब हो रही हैं जब देश त्रासदी से जूझ रहा है। तो त्रासदी पर चर्चा करने की बजाय यह सरकार, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और उनकी पार्टी के तमाम नेता सिर्फ नफरत का खेल खेल रहे हैं। जी हां, कमोबेश यही हाल। इस पर चर्चा करें कि आज श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, और उस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस नफरत की राजनीति करते हैं और उम्मीद थी कि इन लोकसभा चुनावों के बाद में जब वो 63 सीटें हारे हैं तब उन्हें कुछ होश आएगा और वो अपनी राजनीति को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो नफरत को और बढ़ा रहे हैं, नफरत पर पूरी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जो नफरत का जाल इस देश में बिछाया है, उस कारण इस देश की बहुत सारी समस्याएं, उसके ही कारण कांवड़ यात्रा के दौरान जो नफरत फैलाने का काम किया गया नेम प्लेट के जरिए, उस पर भी श्रीमती सोनिया गांधी ने हमला बोला और उन्होंने कहा नफरत फैलाने का यह काम किया गया था, लेकिन अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका। लेकिन यह सिर्फ फौरी राहत है, यह अस्थायी है। स्थायी राहत तब आएगी जब इस तरह की नफरत की विचारधारा को खत्म किया जाएगा और देश को एक सूत्र में बांधा जाएगा। निश्चित रूप से यही इस देश की जरूरत है। और श्रीमती सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल ने वही सेंट्रल हॉल में दिल्ली में बाढ़ के पानी से जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में और केरल में हुए प्राकृतिक हादसे के मामले में, भूस्खलन में जो मौत हुई है, उनको लेकर के दुख व्यक्त किया और मौन रख के सभी के लिए साधना की, प्रार्थना की कि सभी को शांति मिले और उनके परिवारों को मदद मिले। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव पारित करके दिया जाएगा। बहरहाल यह हुई एक बात। दूसरी बात, बंगाल के राज्यपाल को केरल में वहां पर निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है। वो वहां पर सर्वेक्षण करते हैं, उनको ना वहां अख्तियार है, ना उनका वह क्षेत्राधिकार है। लेकिन जो राहुल गांधी वहां के सांसद रहे वायनाड के, और उनकी बहन प्रियंका गांधी जो वहां से भावी चुनाव लड़ने के लिए घोषित हुई हैं, वो दोनों लोग वहां जाना चाहते थे, उसके लिए चले थे, तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है कि आप वहां पर लैंड करें। यानी यह साजिश होती। दूसरी तरफ वहां जो अव्यवस्थाएं हैं, जो चीजें हैं, उनको लेकर के शिकायतें आ रही हैं, उनको लेके कांग्रेस स्थानीय स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन राहुल और प्रियंका को अनुमति नहीं दी। सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने और पूरी खेल करने का काम किया गया। अडानी का कैसे सम्मान बढ़ाया जाए, तो उसके लिए कहा जाता है, जो बताए जाते हैं कि देश के इतने बड़े रईस अंबानी 2-2 करोड़ की घड़ियां ऐसे ही बांट देते हैं। अडानी क्या देते हैं, नरेंद्र मोदी उनके विमान से जब घूमते थे कितने करोड़ों रुपए खर्च करते थे। वो कहते हैं मैं 5 करोड़ रुपए की मदद दूंगा और अखबार और मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसे बढ़ा चढ़ा के बताता है, जबकि उसका लाभ सीएसआर फंड में लिया जाएगा और सीएसआर फंड के जरिए इनकम टैक्स में उसका लाभ लिया जाएगा। यह खेल, बावजूद उसकी प्रशंसा होती। उधर अमित शाह कहते हैं हमने 7 दिन पहले इस तरह की आपदा की रिपोर्ट दी थी, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और हमने गुजरात में भी दी थी, वहां एक पशु तक नहीं मरा। सबसे बड़ी बात आती है कि जब अमित शाह यह झूठ बोलते हैं, तब सवाल उठता है कि यह व्यक्ति गृह मंत्री है या गृह मंत्री है, क्योंकि उसने गुजरात में जो है सूचना दी थी, उसके बाद वहां 8 लोग एक जगह मरे हैं, 3 लोग द्वारका में मरे, और इसके अलावा भी और संख्या है जिसका अभी वो नहीं। तमाम नुकसान हुआ है, पशुओं की तो अभी तादाद ही बहुत ज्यादा है, इसलिए यह झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ वहां पर भी जो कमोबेश इंतजाम किए जा सकते थे, वो कुछ किए गए थे, कुछ नहीं किए गए थे, लेकिन उसे रोक पाना संभव नहीं था, क्योंकि जो तमाम तरह से चीजें की गई हैं, जिस तरीके से प्राकृतिक संपदा का दोहन किया जा रहा है, उसके कारण इस आपदा को और बल मिला। सबसे पहली बार जो ये आपदा आना वहां शुरू हुआ है, वह 2018 से हुआ। 2018 में वहां आया, वो बढ़ा। फिर राहुल गांधी जब वहां के एमपी बने, तो उन्होंने इसको लेकर के टेकअप किया, और उसके बाद में कुछ काम हुआ, और फिर उसके बाद में सरकार फिर वहीं लग गई, और वही काम हो रहे थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके ये कर रहे थे, जिसके कारण यह आपदा आई। तो ये आपदाएं सामान्य नहीं है, लेकिन आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी सरकार पे, किसी पर सवाल नहीं, बल्कि इस पर काम होना चाहिए। जो हमारे करीब 200 लोग मर रहे हैं, उनके परिवारों का कैसे पुनर्वास होगा, उनका कैसे पुनर्वास होगा, उनके लिए क्या करना है, उनके राहत के लिए क्या करना है, इस पर सोचने और करने की जरूरत है। इसके लिए दुख व्यक्त करने की जरूरत है। तो यह विषय है। अब आइए, राहुल गांधी इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इसके लिए जातिगत जनगणना करा करके उन्हें लाभ देने की बात कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी यह करते हैं, तो एक बात आती है कि वहीं बिहार में जब कांग्रेस की, आरजेडी की और जेडीयू की ज्वाइंट सरकार थी, तब वहां पर राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना हुई थी। बड़ा क्रेडिट लिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन अब जब राहुल गांधी यह मांग उठा रहे हैं, तो न उनके मुंह से आवाज उठ रही है, निकल रही है, न उनकी पार्टी के एक भी सांसद के मुंह से। क्योंकि सत्ता की मलाई खानी, इसलिए आवाज नहीं निकलती। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं और कहते हैं मैं यह करा कर रहूंगा, और जब वो इसको कराने की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर उनसे जाति पूछते हैं। यह एक सामान्य सी बात लगेगी, लेकिन यहां जाति पूछने का जो ध्येय है, जो टोन है, वह आप समझिए। यह जाति किसी रिकॉर्ड में लिखने के लिए नहीं पूछी जा रही। इस तरह से करके मां की गाली दी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की जात किसी से छिपी नहीं, राहुल गांधी के खानदान की जात किसी से छिपी नहीं। तो ऐसी स्थिति में संसद के भी रिकॉर्ड में है, दूसरे भी रिकॉर्ड में, तो आप यह नहीं कह सकते। और सदन में जातिगत जनगणना नहीं हो रही, तो आपने यह कह के कि जिसकी जाति का पता नहीं,
आपने जाति पूछी नहीं है, आपने कहा जिसकी जाति का पता नहीं। तो जाति का पता नहीं है यानी वो क्या है, यानी उसकी मां उसे कहां से लाई। इससे बड़ी और कोई गाली नहीं हो सकती। अनुराग ठाकुर से यदि कहा जाए कि तुम किसकी औलाद, तो निश्चित रूप से वैसे ही होगा कि तुम किसकी औलाद, धूमल की हो या किसी और की। यह उसी तरह से है कि किसने पैदा किया है, क्योंकि राहुल गांधी की जाति अपने पिता की जाति पर है, उनके पिता की जाति उनके पिता के नाम पर है, उनके पिता की जाति उनके पिता के नाम पर, चाहे जहांगीर गांधी हो, चाहे फिरोज गांधी हो, फिरोज जहांगीर गांधी, और चाहे राजीव गांधी हो और चाहे राहुल गांधी। पितृसत्तात्मक परिवार है, पिता के नाम पर आता है। लेकिन अनुराग ठाकुर की तो के पिता धूमल लिखते हैं, उनके भाई धूमल लिखते हैं, और उनकी जो मां है वो भी धूमल लिखती है। तो फिर ये ठाकुर कैसे, ये किसकी औलाद, क्या है इनकी जाति? तो जाति तो इनकी नहीं पता है, उनकी तो पता है, पूरी सीक्वेंस पता है। यह स्थिति है। बहरहाल संसद की कार्रवाई से यह पूरा प्रकरण निकाल दिया गया, और जब निकाल दिया जाता है तो कोई भी संसद का सदस्य इसको ट्वीट नहीं कर सकता, इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उससे बड़े वही हैं जो अनुराग ठाकुर हैं। वो इसे ट्वीट करते हैं कि हमारे युवा साथी ने इसको वो किया, और जो निकाले गए पक्ष हैं वो सदन में हैं, सदन के नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री, कस्टोडियन। वो सदन से निकाले गए उस पूरी भाषा को और उसको ट्वीट करके कहते हैं कि यह मेरे युवा साथी का वो है, इसे जरूर सुनिए। बिल्कुल सुनिए, अच्छी बात है, आपके संस्कार पता चलते हैं। यह भी पता चलता है नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, यह भी नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी किस जात से है, अनुराग ठाकुर किस जात से है, यह भी नहीं पता। वो ठाकुर लिखते जरूर, उनके बाप कुछ और लिखते हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी के बाप कुछ और लिखते थे, नरेंद्र मोदी कुछ और लिखते। तो इससे आप समझ लें। लेकिन राहुल गांधी वही लिखते हैं जो उनके पिता लिखते थे, उनके दादा लिखते थे, उनके परदादा लिखते थे, और उनके भी परदादा लिखते थे, और वह गांव भरूच के वहीं पर है, चले जाइए। तो कहीं से प्रकट नहीं हुआ। लेकिन आपका तो दोनों का गड़बड़, तो सुनने वाला तो यहां है। तो मां की मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपके में जरूर गड़बड़, लेकिन उनका तो पता है, सबको पता है, पूरे देश को पता है। इतनी शहादतें दी हैं उस परिवार ने, इतने लोगों ने जेल काटी है कि उसका तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आज से नहीं, तब से, 18वीं शताब्दी से। तो आप समझ लीजिए। बहरहाल मुद्दे की बात यह है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री, पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रिविलेज मोशन मूव किया है प्रधानमंत्री के खिलाफ, कि उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है। जो चीजें सदन के उससे निकाल दी गई, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उनके बाद में उनके तमाम मंत्रियों ने उसे रीट्वीट किया और ट्वीट किया। तो यह सदन के नियमों के खिलाफ घोर उल्लंघन है। क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ स्पीकर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या यह हिम्मत ओम बिरला में है? क्योंकि चुनाव आयोग में तो नहीं थी, हमने देखा चुनाव आयोग ने क्या किया। क्या ओम बिरला यह हिम्मत दिखा पाएंगे? शायद कभी नहीं, क्योंकि जो उनके चरणों में लौट जाता हो वो कैसे दिखाएगा।
सबने देखा यह बात संसद में हुई। चलिए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह की ये राजनीति करते हैं। अब आइए कि असल में ये बेईमानी से जीतते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। अब स्थिति यह है कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि सदन में कि आरएसएस पर टिप्पणी संविधान का अपमान। आरएसएस का संविधान से क्या लेना देना? आरएसएस तो वो है जो इस देश के संविधान को नहीं मानता था, जिसने कहा था यह संविधान खत्म कर देना चाहिए, यह बेकार संविधान है, रद्दी है। यह आरएसएस ने कहा था, आरएसएस प्रमुख ने कहा था। और वह उपराष्ट्रपति जो संविधान के तहत बैठा है, वह कहता है कि संविधान का अपमान है और आरएसएस राष्ट्र सेवा में लगा। यह बात तब कहता है जब समाजवादी पार्टी के एक सदस्य मुद्दा उठाते हैं कि आरएसएस किस तरह से कर रहा है, और आरएसएस को जिस तरह से छूट दी गई है इस सरकार द्वारा, जो छूट न अटल बिहारी वाजपेयी ने दी, न वीपी सिंह या चंद्रशेखर ने दी, न खुद जनता पार्टी की सरकार में मिली, तो वह छूट दी है कि वो सारे ऑफिसर्स, सारी ब्यूरोक्रेसी और सब उसके कार्यक्रमों में शामिल हों और उसमें अपना योगदान करें। और यही नहीं, उन्होंने यह भी किया है कि तमाम सैनिक स्कूल उन्हें सौंप दिए। आरएसएस के ही कहे पे 9 राज्यपाल बदले गए। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था जेपी नड्डा ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, भाजपा इतनी बड़ी हो गई, भाजपा 240 पे आ गई, तो ये लगा कि आरएसएस ने साथ नहीं दिया, इसलिए यह हालत। तो अब आरएसएस को मनाने के लिए यह किया जा रहा है। ये वही आरएसएस है जिस पर आरोप लगा था कि उसने महात्मा गांधी की, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनकी हत्या में योगदान दिया और उस षड्यंत्र में शामिल थे। इसी कारण से तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, और जब प्रतिबंध हटाने की बात आई थी, लेटर लिखा गया था, तो उन्होंने कहा था इससे प्रतिबंध नहीं हटाया जा सकता, यह इतना खतरनाक संगठन, यह देश को टुकड़े कर देगा, यह देश का वो करता है, और इसने महात्मा की हत्या में वो किया है। तो आप समझ सकते हैं कौन लोग। तो यह होता है। तो आरएसएस और इनकी जो साजिशों वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? एडीआर की रिपोर्ट आई कि 2024 का जो चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बेईमानी से जीता है। 543 सीटें हमारे देश में हैं। उन्होंने 5 सीटें इसमें काउंट नहीं की, और 538 सीटों की समीक्षा की, क्योंकि सूरत की सीट है, वहां पर वैसे ही हो गया, ऐसे ही इंदौर की सीट पे हो गया, ऐसे ही कुछ और जगह हो गया, और इस तरह से खेल हुआ है। लक्षद्वीप और दमन-दीव और ये कुछ की सीटों का वो नहीं करे, क्योंकि वहां पे अलग तरह से था। उन्होंने जहां किया, उसमें जो सामने आया, उसमें आया कि जो पिछली बार 2019 के चुनाव में, चुनाव खत्म होने के बाद में जो मत का बताया गया था कितना मत पड़ा, उसका जब फाइनल डेटा आया तो 1% का वेरिएशन था। लेकिन इस बार जो बताया गया, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद डेटा आ रहा है, और जब डेटा आता है तो 3.5% से 3.2% से लेकर के 6.3% तक वेरिएशन आया। यानी एकदम से इतने वोट बढ़ गए। और इसमें बताया गया कि कैसे जो बढ़ गए, इसमें सबसे ज्यादा कहां बढ़े? आंध्र प्रदेश में, जहां 12.5% बढ़े, उड़ीसा में 12.5% बढ़े, और इसके अलावा यदि अंतिम मतदान की स्थिति आप देखें और प्रतिशत देखें तो 4.72% औसत में बढ़े। यह स्थिति है, तो ये चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान लगाता है।
फिर संगठन जो है, एक संगठन है वोट फॉर डेमोक्रेसी, उसने अपनी पूरी जांच की, उसने भी इसको लेकर के बताया कि किस तरीके से खेल किया गया। तो जो खेल होते हैं उन खेल को समझने की जरूरत है। तो जो 538 सीटों में हुआ, उनमें से स्थिति यह है कि 5,89,691 वोटों की विसंगति पाई गई। यानी जो सीटें थी उनमें स्थिति यह है कि 362 सीटों में 5,55,000 मान लीजिए राउंड फिगर में 5,55,000 वोट जो नहीं पड़े और गिने गए, यानी वहां पर कम गिने गए। 5,55,000 वोट कम गिने गए 368 सीटों 362 सीटों पर, और 176 सीटों पर 35,000 वोट एक्स्ट्रा गिने गए। यानी 176 सीटों पर 35,000 वोट ज्यादा गिने गए और 362 सीटों पर 5,54,598 वोट कम गिने गए। इससे आप समझिए कैसे हार जीत का, और हार जीत का अंतर भी यदि देख लीजिए, एडीआर की टीम ने पूरा रिसर्च की और उसमें आया कि जिस तरीके से खेल हुआ है उस खेल में ऐसी स्थिति है कि कुल वोटों का 10.49% का जो खेल हुआ है सबसे अधिक, वो कई सीटों पे हुआ और कई सीटों पर थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस तरह से जो विसंगति है 350 सीटों पे, उनके कारण कई सीटें हारी जीती गई। तो यह स्थिति है। इसके बाद में आप देखिए, जो मैंने आपको बताया कि वोट फॉर डेमोक्रेसी ने निकाला, उसने निकाला कि 15 राज्यों की 79 सीटें यानी 79 सीटें ऐसी हैं जिन पर एनडीए और की जो जीत हुई है वो बहुत कम वोटों से हुई है, और इन सभी सीटों पे विवाद रहा है। उड़ीसा की 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 10 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 7 सीटें हैं, कर्नाटक की 6 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की 5 और 5 जो है राजस्थान की, और 5 बिहार की, हरियाणा की, तेलंगाना की 3-3 सीटें, और असम की 2 और अरुणाचल प्रदेश, केरल की 1-1 सीट शामिल। यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो जीती है उसकी बेईमानी सामने आ रही। यानी इनको जनता हरा रही थी, लेकिन चुनावी मशीनरी का खेल करके इन्होंने जीत की। तो यह समझिए, एनडीए उन 18 सीटों पर बहुत कम अंतर से जीती है जहां की प्रक्रिया विवादों में रही, जिनमें 10 राज्यों की ये सीटें हैं, 18 सीटें, और इनमें अंतर सबसे कम रहा है। यदि आप इसको देख लें, मुंबई में उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, बांसगांव, फूलपुर आदि सीट है, इस तरह की सीट है, छत्तीसगढ़ की सीट है, उसके अलावा और तमाम सीटें। तो ये 18 सीटें ऐसी, यानी सारा बेईमानी से चल रहा है। तो इसलिए स्पीकर हो, उपराष्ट्रपति हो या कोई और हो, या जिनके अंडर में आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो अमित शाह, वो झूठ बोलेंगे। तो यह खेल चल रहा है और नफरत गो करके आपका ध्यान बांटा जा रहा है, जिसे सोनिया जी ने कहा। निश्चित रूप से यह दुखद है, और दुखद है कि सदन के अंदर एक सदस्य के पितृत्व पे सवाल उठाया जा रहा है। यह जाति नहीं पूछी जा रही, जिनकी जाति का पता नहीं, यह शब्द कहा गया। तो आप इससे समझ लीजिए कि किस तरह के हालात बना दिए गए हैं देश में। इतना बीभत्स स्थिति कभी नहीं थी।